स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का जो हमारा कॉमन पेपर हुआ था उसका सेक्शन सी। प्रीवियस सेक्शंस को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। उसमें हमारे सेक्शन बी और सेक्शन ए की वीडियोस भी अवेलेबल हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन सी के सारे क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है रिप्रेजेंट √4.3 ऑन नंबर लाइन। ये देखिए, इसका ग्राफ मैंने बना दिया है यहाँ पर कि किस तरीके से इसको बनाएंगे। मैं दोबारा से यहाँ पर बना के बताती हूँ। जैसे आपको √4.3 अगर बनाना होता है तो √4.3 में हम पहले करते हैं बच्चे +1, मीन्स 4.3 में +1 करोगे तो हमारा आता है 5.3। आपको इस 5.3 से बड़ी लाइन ड्रॉ करनी है। अब आप 6 सेंटीमीटर की लीजिए, 7 की, 8 की, कितनी मर्जी बड़ी आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए। तो यहाँ पर मैंने ये एक लाइन ड्रॉ करी है, ठीक है। मैंने अंदाजे से लाइन ली थी 7 सेंटीमीटर की। इसके बाद आपको क्या करना होता है बच्चे, एक मार्क आपको करना है 4.3 पर स्केल। विद द हेल्प ऑफ अ स्केल आपको 4.3 पर एक मार्क करना है। देखिए, ये जो सी पॉइंट है हमारा, दिस इज़ बी, ये 4.3 है एंड सी इज़ 5.3। एक +1 जो हमने किया था 5.3, एक वो पॉइंट है। इसके बाद आपको क्या करना होता है बच्चे, 5.3 वाले पॉइंट से, मतलब सी से, ठीक है, इस सी और ए का आपको करना है लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ होता है, मोर देन हाफ आपको कंपास खोलना है। जैसे कि आप कंपास का टिप अगर आप ए पर रख रहे हैं तो मोर देन हाफ, मान लीजिए यहाँ तक आपने खोल दिया, ठीक है। उसके बाद आपको आर्क लगानी होती है ए और सी दोनों से। देखिए, ए से अगर एक आर्क लगाई यहाँ पर, एक सी से लगाई लाइक दिस, इसी तरीके से नीचे भी आर्क लगानी है ए और सी से। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो दोनों आर्क्स हैं इनको हम ज्वाइन कर देंगे। ये जो पॉइंट्स हैं हमारे, इनको ज्वाइन कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉटेड लाइन से ज्वाइन किया हुआ है। इसके बाद हमें क्या करना होता है बच्चे, जहाँ पर ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ना, इस पॉइंट पर, इसको हम सेंटर लेंगे। एज अ सेंटर यहाँ पर कंपास का टिप रखना है आपको एंड कंपास को हमें खोलना है ए तक, मतलब ओ पर रख के ए तक इसको खोलना है। इतना कंपास खोलने के बाद आपको क्या करना है, सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। आपको पता है ऊपर हमें कंपास का टिप रखना है, ए तक उसको खोलना है एंड ड्रॉ सेमी सर्कल। एंड आपका जो सेमी सर्कल बनेगा ना बच्चे, ये सी तक बनना चाहिए, जो हमने ये पॉइंट 5.3 वाला लिया था। अगर यहाँ तक नहीं जा रहा है, इसका मतलब कोई आपने गड़बड़ की है, आर्क की गड़बड़ हो सकती है या फिर आपका कंपास सही से एडजस्ट नहीं है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारा बी वाला पॉइंट था, बी वाला पॉइंट मैंने लिया है बच्चे जो 4.3 मार्क किया था, वो सी वाला लिया है 5.3 वाला। अब हम क्या करेंगे, बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर मतलब एक स्ट्रेट लाइन। आफ्टर दैट हमें क्या करना है, अब बी पर हम इस पॉइंट पर कंपास का टिप रखेंगे एंड कितना खोलेंगे हम कंपास को, यहाँ तक जहाँ पर ये सेमी सर्कल को टच कर रहा है 90 डिग्री वाला लाइन। एंड कंपास का टिप इतना रखने के बाद हमें क्या करना है, इतना कंपास खोलने के बाद वी जस्ट हैव टू ड्रॉ द आर्क। ये आर्क जो इस लाइन को काटेगी, यहाँ मैंने मेंशन किया है ये पॉइंट डी है, यही पॉइंट हमारा क्या होगा बच्चे, √4.3। आप एक बार इसको अपने आप ट्राई करें ज़रूर, साथ साथ जैसे मैंने बताया वैसे बनाएं साथ साथ। कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि हमें इस पॉइंट में ये समझ नहीं आया या फिर आपको दोबारा समझना है, तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएँ। इसी का एक क्वेश्चन था चॉइस में, जिसमें लिखा है इवैल्यूएट 27 रेज़ टू पावर 1/3, 64 रेज़ टू पावर 1/3 एंड इसकी पूरी की पावर है 2 एंड होल दी पावर है 1/3। तो देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। 7 एज इट इज़ आ गया। मैंने आपको कल बताया था सेक्शन ए की वीडियो के अंदर, जैसे इसमें हम क्या देखते हैं बच्चे, जो डिनोमिनेटर का नंबर होता है हमें ये चेक करना होता है कि किस नंबर का, जो भी डिनोमिनेटर में नंबर है, जैसे मान लीजिए अगर 2 होता तो हम देखते हैं किसका स्क्वायर है, 3 है तो किसकी क्यूब है, किसका अगर 4 होता तो ये किसकी पावर 4 होता है, इस तरीके से। अब 27 जो होता है वो 3 की क्यूब होता है, तो हमने इसको कन्वर्ट करके लिख लिया 3 क्यूब एंड उसकी पूरे की पावर आ गई 1/3 प्लस यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में 3 है तो इसमें भी यही चेक करना है। 64 किसका क्यूब होता है 4 का क्यूब, उसकी पूरे की पावर आ गई 1/3। ये देखिए, ये ब्रैकेट्स, इसके बाद इसकी पावर है हमारी 2, यहाँ पर आ गया 2 एंड इस पूरे की पावर कितनी दी हुई है 1/3। इसके बाद आपको पता है पावर्स पे जब पावर होती हैं, पावर्स पे पावर का मतलब होता है बच्चे, जैसे ये 3 क्यूब एंड इसके ऊपर एक और पावर आ गई, एक पावर ये थी एक ये थी, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं एज यू कैन सी है। सेम यहाँ पर भी हमने 4 की भी जो पावर है वो मल्टीप्लाई कर दी है
पूरे की पावर 2 हो गई एंड इसके बाद पूरे बड़े वाले ब्रैकेट की पावर है 1/3। इसके आगे आप देख सकते हो यहाँ पर 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 की पावर तो 1 रह गई, ये 7 एज इट इज़ आया है। इसके बाद यहाँ पर ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 की पावर 1 मतलब 4 ही हो गया। इसकी ये वाली जो पावर थी 2 वो यहाँ पर लिख दी है एंड इस होल की पावर है 1/3, तो यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अब आप देख सकते हो अगर हम 3 + 4 करेंगे तो वो क्या आएगा हमारा आंसर 7, ये वाला 7 एज इट इज़, ठीक है जी, इनको ऐड करके 7 और इसका जो ये ब्रैकेट था इस 7 का स्क्वायर ये बन गया ना, इसका मतलब ये हो गया 7 का स्क्वायर और इस पूरे की पावर है 1/3। अब आपको पता है देखो 7 × 7 स्क्वायर क्या होगा, जब बेस सेम होते हैं मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या हो जाती है बच्चे, प्लस हो जाती है, a⁻m+n हो जाती है। तो यहाँ पर इसकी पावर कुछ भी नहीं है 1, 1 + 2 विल बी 3 एंड इसकी होल टू द पावर हो जाएगी 1/3। अगेन पावर्स के ऊपर पावर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, सो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 7⁻1 मतलब 7। क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर बोला गया है फाइंड एनी 3 सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2y - x = 7। आपको कोई भी 3 सॉल्यूशन निकालने हैं। यहाँ पर भी मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताती हूँ करने का। आप क्या करेंगे, जिसमें अगर हमें ग्राफ नहीं ड्रॉ करना, सिर्फ सॉल्यूशन निकालने हैं, तो आप उसके अंदर ना x में एक बारी x में 0 रखो, एक सॉल्यूशन में y में 0 रख दो, ठीक है। 0 से स्टार्ट करो, 1 2 3 जो भी नंबर आपको रखने हैं आप रखो। सो मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया है, फर्स्ट मैंने लिया है y में 0, इफ़ y = 0। सो इस इक्वेशन में जहाँ पर y है उसकी जगह 0 आ जाएगा, मीन्स 2 × y की जगह पर 0 हो गया, -x = 7, बाकी सब एज इट इज़। 2 × 0 विल बी 0, -x = 7, यहाँ पर 0 - x विल बी -x = 7। अब कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ पर ना x की वैल्यू सिर्फ 7 लिख के छोड़ देंगे। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो माइनस है x के आगे वो भी तो सामने जाएगा ना, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे -7। सो हमारा फर्स्ट सोल्यूशन क्या हो गया कि जब हमने y को 0 रखा तो x की वैल्यू क्या आई हमारी -7। नेक्स्ट सोल्यूशन को देखते हैं। इस केस के अंदर यहाँ पर मैंने लिया है x को 0। अब x को 0 लेंगे तो इक्वेशन में जहाँ पर x था वहाँ पे 0 आ गया। कोई भी नंबर में 0 प्लस माइनस करते तो वो नंबर एज इट इज़ आ जाता है, तो 2y एज इट इज़ आ गया = 7। ये 2 इससे y से मल्टीप्लाई हो रहा है, सामने जाके डिवाइड हो जाएगा, 7/2 होता है हमारा 3.5। तो जब हमने x को 0 रखा तो y क्या आ गया 3.5। नेक्स्ट मैंने सिंपली बिल्कुल x को 1 लिया है। देखो x को 1 लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2y, जहाँ पर x था वहाँ 1 हो गया, = 7। अगेन ये माइनस हो रहा है, 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा तो 8 हो गया, 2 इससे इंटू हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा, 8/2 = 4। मीन्स x को 1 रखा तो y हमारा क्या आ गया 4। तो ये हमारे हो गए 3 सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ़ 6/2√7 - √6 = 6/11√7 + a√6। तो a की वैल्यू निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना होगा, मतलब इसको रैशनलाइज करना होगा डिनोमिनेटर को। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने पहले यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में लिख लिया है, जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा था 6/2√7 - √6। रैशनलाइज करने का तरीका क्या होता है, देखो जो भी डिनोमिनेटर में साइन होता है उसका ऑपोजिट साइन हम क्या लगाते हैं, दोनों इक्वेशंस में लगाते हैं, बाकी सब सेम रहता है। जैसे 2√7 + √6 एंड 2√7 + √6 सेम नंबर से हम क्या कर देते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई। इसके बाद आप देख सकते हो जब ये 6 इससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर इसका मतलब यही है ना, मल्टीप्लाई का साइन है तो 6 एंड उसके बाद ये पूरा ये वाला ब्रैकेट एज इट इज़ आ गया। नीचे हमारा हमेशा आइडेंटिटी होगी ऑलवेज। जब भी आप रैशनलाइजर डिनोमिनेटर करोगे ना बच्चे, तो आपका एक साइन ऑलवेज नेगेटिव होगा और एक ऑलवेज पॉजिटिव होगा, बाकी सारी टर्म सेम होंगी। मतलब a + b एंड a - b की आइडेंटिटी हमेशा लगती है। उसका फॉर्मूला होता है a² - b²। मतलब फर्स्ट वाली टर्म को हम a कंसिडर करते हैं और सेकेंड को b। तो फर्स्ट टर्म थी हमारी 2√7 का स्क्वायर - √6 का स्क्वायर। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 को 2√7 से, तो 6 × 2 क्या होता है 12 एंड √7 एज इट इज़ आ जाएगा। प्लस में 6 को जब आप √6 से इंटू करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6√6। नीचे कैसे सिंप्लीफाई मैंने किया है मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर 2√7 था, देखिए 2√7 का स्क्वायर का मतलब होता है बच्चे 2√7 × 2√7। अब 2 2 तो होता है 4 एंड √7 × √7 विल बी 7, सो 4 7 = 28। तो इसकी हमारी वैल्यू आ गई 28 एंड √6 का स्क्वायर, अगेन √6 × √6 क्या होता है हमारा 6 हो जाता है।
अब देखिए ऊपर वाली टर्म्स तो एज इट इज़ आ गई हैं एंड नीचे 28 माइनस 6 कितना होता है 22। अब इसके बाद क्या किया है, देखो जैसे कुछ कॉमन निकलता है तो मैंने इसमें ना आप सोचेंगे 6 क्यों नहीं कॉमन निकाला, तो मैंने इसलिए 6 कॉमन नहीं निकाला। अगर हम क्वेश्चन में देखें ना, इसमें डिनोमिनेटर में क्या है 11 है, तो हमारे को यहाँ 11 तब बनेगा जब ये 2 से डिवाइड होगा। तो हम इसलिए क्या करेंगे, ऊपर वाली दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन निकालेंगे 2, क्योंकि वैसे भी ये दोनों 2 के फैक्टर्स हैं। सो ये हमारा 2 आ गया, ठीक है। अब 2 अंदर क्या रह जाएगा, देखो 2 के टेबल में 12 कब आता है 6 पर, अंदर ये एज इट इज़ आ गया √7। 6 कब आता है बच्चे 3 पर एंड √6 एज इट इज़। हम जो कॉमन निकाल रहे हैं वो नंबर्स हम ये कॉमन निकाल रहे हैं बाहर वाले नंबर्स में से, ये ध्यान रखना है, आप अंदर वालों को नहीं छेड़ेंगे। एंड नीचे 22, अब ये 2 से ये कट गया तो हमारा आ गया 6√7 प्लस 3√6 अपॉन में 11। अब रैशनलाइज करने के बाद आपको अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो ए की वैल्यू निकालनी थी, तो यहाँ पर हम ए की वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं, जो हमारा राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ था ना, अब हम करेंगे उससे कंपेयर, जो हमारा आंसर आया है। देखिए हमारा आंसर ये था, अगर मैं इसमें इनको दोनों को टर्म्स को सेपरेट कर दूँ तो इसका मतलब है कि ये इसके भी नीचे है 11 और इसके भी नीचे है, तो यहाँ पर हम सेपरेट करके लिख देंगे 6√7 अपॉन 11 एंड 3√6 अपॉन 11 इज इक्वल्स टू कंपेयर जिससे करना है वो हमने सामने लिख दिया है। अब ए की वैल्यू निकालनी है ना, ए के पीछे क्या लिखा हुआ है √6, मीन्स आपको जस्ट √6 वाले टर्म पे फोकस करना है। √6 की टर्म ये वाली है ना, जस्ट हमारे को इससे इसका कंपैरिजन करना है, ओके। तो यहाँ पर जब हम इससे कंपैरिजन करेंगे तो हम क्या करेंगे, देखो आप √6 यहाँ पर लिखा है 3√6 अपॉन में 11 इज इक्वल्स टू a√6, मतलब √6 के आगे जो भी लिखा है वो a है, तो √6 के आगे क्या लिखा हुआ है 3/11, सो इधर a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 3/11। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। इसके अंदर बोला हुआ है सी द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट में बोला है बच्चे कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट हमारा ये रहा, राइट। इसके हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने, कोऑर्डिनेट में आपको पता है पहले x लिखा जाता है फिर y लिखा जाता है। तो अगर हम देखिए इसके अंदर x, तो देखो x तो हमारा 3 है, यू कैन सी ना 3 पर ये बना हुआ है नीचे a, सो 3 कॉमा यहाँ से हमारा ये जा रहा है, ये पॉइंट इस तरीके से है, तो ये हमारा पॉइंट है -1, सो हमारे a के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं बच्चे 3, -1। नेक्स्ट पार्ट में बोला हुआ है एब्सिसा ऑफ d। आपको पता है एब्सिसा क्या होता है, x वाला कोऑर्डिनेट, ये रहा हमारा d वाला पॉइंट। अब d का जो एब्सिसा है वो ये होगा ना, तो ये कितना है हमारा -3, सो इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चे -3। नेक्स्ट में आपको बोला है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय कोऑर्डिनेट्स -2, -1, -2, देखिए ये रहा -2 एंड दिस इज़ -1, तो इस पर हमारा ये पॉइंट लिखा हुआ है D, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा B, सो इसका आंसर हो जाएगा B। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, इसमें बोला है इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC AB इज इक्वल्स टू AC। यू कैन सी ये ट्राइंगल है जिसमें AB इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है AC, एंड D एंड E आर 2 पॉइंट्स ऑन BC, B और C पर 2 पॉइंट्स हैं D और E, सच दैट BE इज इक्वल्स टू CD, BE एंड CD हमारा क्या है इक्वल है। आपको इसमें प्रूव करना है बच्चे AD इज इक्वल्स टू AE। अब देखो अगर मुझे AD इक्वल्स टू AE करना है, इसका मतलब मुझे ये दोनों ट्राइंगल्स लेने होंगे कॉन्करेंट करने के लिए। तो हम देख लेते हैं इसके लिए हमारे पास कितनी चीज़ें हैं कॉन्करेंट करने के लिए, सभी हैं या नहीं। तो देखो अगर ABD एंड AEC देखते हैं तो AB इज इक्वल्स टू AC, तो इसके अंदर आ जाएगा जो कि क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है जी। उसके बाद हम क्या देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो BE इज इक्वल्स टू CD है ये तो यूज़ नहीं हो पाएगा। देखो BE जो है हमें सिर्फ BD तक चाहिए, एंड यहाँ पर अगर हम देखें CD के अंदर नहीं चाहिए हमें पूरा, वो हमें सिर्फ EC तक चाहिए। तो आप देख रहे हो इन दोनों में एक कॉमन पार्ट है, ये क्या पार्ट है DE। तो अगर मैं दोनों ही लाइंस में से DE को माइनस कर दूँ, सो विल गेट BD एंड EC, तो हमारे को दूसरी चीज़ भी मिल जाएगी, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। आप लोग इसका गिवन टू प्रूफ अपने आप लिखेंगे। गिवन टू प्रूफ कैसे लिखना है, शो दैट से पहले जितना भी सब कुछ है, मतलब ये इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल BE इज इक्वल्स टू CD तक ये सारा क्या है हमारा गिवन है, शो दैट होता है हमारा टू प्रूफ। एंड अब हम स्टार्ट करेंगे इसका प्रूफ। देखिए इन ट्राइंगल ABC हमें पता है इस क्वेश्चन में गिवन था दैट AB इज इक्वल्स टू AC, एंड AB के ऑपोजिट एंगल अगर देखा जाए तो वो है एंगल C, मीन्स एंगल ACB, एंड AC का ऑपोजिट एंगल अगर देखा जाए तो वो है एंगल B, मीन्स एंगल ABC,
एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये तो अब तक आप समझ ही गए होंगे कि इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब देखिए इसमें दूसरी चीज़ क्या गिवन थी, BE इज इक्वल्स टू CD। जैसे मैंने अभी आपको बताया BE और CD अगर हम देखते हैं बच्चे तो उस दोनों में ही क्या आ रहा है, DE आ रहा है, तो हमें DE को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। मतलब वी हैव टू वेज, या तो आप DE को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो या फिर जैसे मैंने इसमें करके दिखाया आप वैसे भी कर सकते हो। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, BE को क्या लिख सकते हैं, देखो BE को हम लिख सकते हैं BD प्लस DE, राइट। एंड CD को क्या लिख सकते हैं, CD को भी लिख सकते हैं DE प्लस EC। अब यहाँ पर DE से DE कैंसिल हो जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, BD इज इक्वल्स टू EC। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 1, हम इसको इक्वेशन 1 ले लेंगे। अच्छा, इसको इक्वेशन क्यों लिया मैंने, क्योंकि मुझे पता है ये BD और EC हमारे जब हम ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो उसमें यूज़ हो सकते हैं। अब हम देखते हैं ज़रा इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना। इसमें बोला है ट्राइंगल ABD और ACE हमने लिया है, AB इज इक्वल्स टू AC, ये गिवन था। अब देखो ज़रा यहाँ पर मैंने लिखा था ACB इज इक्वल्स टू ABC। तो हम ये कैसे मैंने यूज़ किया है, फिगर में देखते हैं ज़रा। देखो एंगल ABC मतलब ये वाला एंगल, राइट बच्चे। अब मैं इस ABC को ABD तक भी तो पढ़ सकती हूँ ना, उसकी वैल्यू में तो कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसको ABD, जितना हमें रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन में चाहिए उतना। दूसरा हमारा यहाँ पर था ACB मीन्स ये वाला एंगल। अब मैं इस ACB को पूरा ना लिख के ACE भी तो लिख सकती हूँ, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे ना, तो बस वही हमें यूज़ करना है यहाँ पे। तो दूसरा हमारा हो गया बच्चे ABD इज इक्वल्स टू ACE, यहाँ पर हमने रीज़न दे दिया है। एंड थर्ड जो हमने इक्वेशन नंबर 1 डाल के प्रूफ किया था, BD इज इक्वल्स टू EC। सो हमारी कौन सी प्रॉपर्टी लग गई है, साइड एंगल साइड। ये हमारे दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। एंड ये दोनों साइड्स क्या हो गई हमारी, इक्वल बाय CPCT। अब देखिए CPCT क्या होती है, CPCT की फुल फॉर्म होती है बच्चे, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। मीन्स जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। इसी की चॉइस में क्वेश्चन है, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC विथ AB is equals to AC, the bisector of angle B and angle C intersect each other at O। तो आपको शो करना है OB is equals to OC and AO bisect angle A। इस क्वेश्चन में फिगर आपको नहीं दी हुई थी तो हमें खुद फिगर बनानी है। देखिए फिगर किस तरीके से बनेगी, पहले तो आपको एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है ABC। अब इसमें बोला है बच्चे एंगल B और एंगल C का बाइसेक्टर मतलब दो इक्वल पार्ट्स में बांटने वाली लाइन, वो किस पर इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट होता है काटना, किस पर कर रही है, O पर, ठीक है जी। जैसे मैंने यहाँ पे इस फिगर में भी मेंशन किया है। आगे इसमें बोला है शो करो BO इज इक्वल्स टू OC, एक तो ये शो करना है आपको, दूसरा बोला है AO बाइसेक्ट एंगल A, तो इसका मतलब AO को ज्वाइन करना पड़ेगा। एंगल A को बाइसेक्ट करने का मतलब है ये दोनों एंगल क्या होने चाहिए बच्चे, इक्वल होने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन। गिवन आप इसका लिख ही लेंगे, शो दैट से पहले जितना भी सब लिखा है वो सब गिवन है। एंड टू प्रूव हमारी दोनों पॉइंट्स हैं, फर्स्ट पॉइंट प्रूव कर रहे हैं। इन ट्राइंगल ABC, आपको पता है ABC के अंदर हमें क्वेश्चन में गिवन था दैट AB इज इक्वल्स टू AC। अब AB की जो अपोजिट साइड है, AB का जो अपोजिट एंगल है सॉरी, वो हमारा हो जाएगा क्या बच्चे, एंगल C मतलब एंगल ACB। एंड AC का अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, ABC। रीज़न एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब क्योंकि यहाँ पे बाइसेक्टर वर्ड यूज़ हुआ था मतलब इसका हाफ हमें लेना होगा, हाफ ऑफ ACB कर लिया एंड हाफ ऑफ ABC कर लिया। अब देखो बच्चे बाइसेक्टर का मतलब होता है जैसे मान लो ये पूरा एंगल है 50 डिग्री का, तो ये जो हाफ पार्ट है वो कितने के हो जाएंगे, 25 के। तो अगर मैं इस पूरे का हाफ करूँगी तो मैं दोनों में से कुछ भी लिख सकती हूँ ना, क्योंकि हाफ तो देखो ये वाला एंगल भी है, OCB भी है और OCAB है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर जो हमें रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन में उसके हिसाब से OCB। यहाँ पर हमने सिर्फ ये वाला एंगल यूज़ किया है OCB। इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चे, हाफ ऑफ ABC की जगह पर हम लिख देंगे OBC। अब हम लेंगे सिर्फ ये छोटा वाला ट्राइंगल। जिस हिसाब से एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल होता है ना, इसी का कन्वर्स भी होता है बच्चे, दैट साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। मतलब जो हमारे एंगल्स इक्वल होते हैं उनके अपोजिट साइड्स भी क्या हो जाती हैं, इक्वल। सो वही हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। ये हमने लिख लिया एंगल OCB इज इक्वल्स टू OBC अगर है तो OCB की अपोजिट साइड क्या होगी, देखिए OCB की अपोजिट साइड है OB एंड OBC की अपोजिट साइड है OC।
रीज़न, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना था, हो गया फर्स्ट पार्ट प्रूफ। अब सेकंड पार्ट में हमें बोला है दैट AO बाइसेक्ट एंगल A। इसका मतलब ये वाले दोनों एंगल्स इक्वल होने चाहिए ना बच्चे, और वो हम तब कर सकते हैं जब हम ये दोनों ट्राइंगल क्या कर दें, कॉन्ग्रुएंट कर दें। अब हम इन्हें कॉन्ग्रुएंट करेंगे। देखो एक तो हमें AB इज इक्वल्स टू AC दे ही रखा है, क्वेश्चन में गिवन है, एक हमारी ये साइड कॉमन है और आपको पता है OB इज इक्वल्स टू OC हमने प्रूफ किया है अभी, तो हमारा SSS से ये क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ABO एंड ACO, AB इज इक्वल्स टू AC गिवन, OB इज इक्वल्स टू OC, इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 दे दिया था नाम मैंने, एंड AO कॉमन साइड है, सो बाय SSS क्योंकि तीनों ही साइड्स हैं ये हमारा ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। एंड CPCT से वी कैन से दैट एंगल BAO, एंगल BAO पढ़ोगे ना, इस एंगल को, इस वाले को BAO पढ़ोगे एंड इसको CAO पढ़ोगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे इक्वल हो जाएंगे। एंड अगर ये इक्वल हो गए सो देयरफॉर AO बाइसेक्ट एंगल A। ये लास्ट स्टेटमेंट आपको जरूर लिखना होता है जब भी हम कोई चीज़ प्रूव करते हैं, हेंस प्रूव। इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 2/3। बहुत ही आसान क्वेश्चन चैप्टर 1 का है ये, लेकिन इसमें क्या चीज़ दे रखी है, देख रहे हो आप यहाँ पे नंबर्स जो है ना हमारे, जिसके बीच के रैशनल नंबर निकालने हैं, उनके डिनोमिनेटर्स जो हैं वो डिफरेंट है। डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट होते हैं तो पहले हमें उनको सेम करना होता है, और सेम कैसे किया जाता है, बाय टेकिंग LCM। 3 और 5 का अगर हम LCM लेते हैं तो वो 15 होता है बच्चे। तो देखो यहाँ पर आप देखोगे कि 5 के टेबल में 15 कब आता है, 3 पर, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 से। एंड 3 के टेबल में 15 कब आता है, 5 पर, तो हम यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। सो 3 3 ज़ा 9 एंड 5 3 ज़ा 15, 2 5 ज़ा 10 एंड 3 5 ज़ा 15। ये दो नंबर्स हमारे पास आ गए। अब आप देखो इनके बीच में भी अभी भी 6 नंबर तो हम नहीं निकाल सकते ना रैशनल नंबर्स, तो आगे का प्रोसीजर क्या होता है, यहाँ पर हम करेंगे, देखो अगर हमें 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं ना, तो 6 + 1 करो मतलब 7। आप क्या करो, जो भी हमारी टर्म्स आई हैं, जो भी रैशनल नंबर्स आए हैं, उनको 7/7 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब जितने भी रैशनल नंबर निकालने हैं उसमें +1 करके। एक और तरीका होता है, अगर आप ये वाला ट्रिक नहीं करना चाहते तो आप सीधा 10/10 कर दो मल्टीप्लाई दोनों नंबर से, आप वैसे भी कर सकते हो। तो देखिए 7 वाले से करते हैं, 9/15 को भी 7/7 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको भी 10/15 को भी, तो ये आ गया 63/105 इसको सॉल्व करके, एंड नीचे हमारा आ गया 70/105। हम देखते हैं इसमें न्यूमरेटर 63 और 70 के बीच के हमारे को नंबर्स लिखने हैं, नीचे का बेस तो सेम ही रहेगा। तो देखिए 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5, हमें यहाँ पर हमें एक्चुअल नंबर्स लिखने जो हमारे क्वेश्चन में मेंशन थे। आर 63 और 70 के बीच में देखो पहले 64 आ गया, 65 66 सारे नंबर्स आ रहे हैं। अब इन्हें लिखना कैसे है, 64/105, 65/105, 66/105, 67/105 एंड 68/105 एंड 69/105। सो दीज आर द 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 2/3। अगर आप इनको 10 से मल्टीप्लाई करते तो देखो क्या करना होता था, 10 से मल्टीप्लाई करते 9/15 को, तो ये हो गया हमारा 10/10, ये आ गया 90/150। अगर हम 10/15 को करते तो हमारा हो जाता 10/15, ये हो गया 10, तो ये हो गया 150। अब 90 एंड 100 के बीच के आपको कोई भी 6 रैशनल नंबर्स लिख देने हैं, जैसे 91/150, 92/150, इसी तरीके से हमें कोई भी 6 रैशनल नंबर्स लिख देने हैं। आपको इन दोनों में से कौन सा मेथड अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सेक्शन C में अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई और डाउट आता है, कोई पार्ट आपको नहीं समझ आया, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसकी प्रीवियस वीडियो सेक्शन B और सेक्शन E की हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, आप वहां से देख सकते हैं, एंड इसकी आगे आने वाली वीडियोस भी होंगी सेक्शन D और सेक्शन E की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।